नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। ये पटवार के लिए मॉक टेस्ट का पेपर नंबर 4 है। इसका आज हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जुड़ जाइए मेरे साथ में। किस तरह के एग्जाम्पल आए थे उससे पहले देखो, पटवार स्पेशल रीजनिंग के लिए हमने ये कोर्स डिजाइन किया है। ओनली 1100 रुपीज़ में कोर्स है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत मैंने की है और ट्रिक और बेसिक के साथ जो है रीजनिंग पढ़ाया है। साथ के साथ मनीष गुप्ता सर हैं। स्पेशल मैथ का कोर्स डिजाइन किया है। ओनली 900 प्राइज इसकी रहेगी। और दोनों अगर आप कंबाइन में करना चाहते तो 2000 होता है, पर यहाँ हमने स्पेशल ऑफर लगा रखा है। इसके लिए 1600 में जो है ये आपका कोर्स रहने वाला है कॉम्बो का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल डिक्शनरी से रिलेटेड था और आपको डिक्शनरी के हिसाब से इसको अरेंज करना था। सब में क्या चीज़ कॉमन है? सब में एस सी कॉमन है। एस सी सब में से मैंने काट दिया। उसके बाद में ए, ई, आई, ए एन, ए टी। तो ए एन पहले नंबर पे, ए टी दूसरे नंबर पे, एच के बाद आई और ये ई। तो ई पहले आएगा, जाहिर सी बात है, 3 नंबर, एच 4 नंबर और ये 5 नंबर। क्रम क्या है इसका कि सर 3 5 1 4 2, ये क्रम है। यानी 35 14 2। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी ग्रुप में। और रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, आज ही डाउनलोड कर लेना। इसके फ्री स्टडी मटेरियल में जाओगे तो टेस्ट नाम से फोल्डर मिलेगा। उस टेस्ट नाम से फोल्डर को क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपके रीजनिंग और मैथ के पटवार के जो हैं मॉक टेस्ट आप तक मिल जाएंगे। पहले आप मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट के बाद में उसका सॉल्यूशन जो है उसी दिन शाम को यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। पेपर आप कभी भी दे सकते हैं और यूट्यूब पे सॉल्यूशन आप कभी भी देख सकते हैं मॉक टेस्ट की सीरीज के हिसाब से। ये इनपुट आउटपुट का एग्जाम्पल था। 3% इनपुट आउटपुट के आते हैं। यहाँ पर मैंने कहा था कि इनपुट को देखें और इनपुट को देखने के बाद में सीधा जो है वो अंतिम चरण देखें। अंतिम चरण जो है ये आपका 6 स्टेप जो है अंतिम चरण है। किसको पहले ले रहा है, किसको बाद में ले रहा है? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटा अल्फाबेट, बड़ी संख्या छोटा अल्फाबेट, बड़ी संख्या छोटा अल्फाबेट। सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद सबसे बड़ा अक्षर, ये क्रम है इसका। इसके हिसाब से जो है सारे प्रश्न आपके सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर के एग्जाम्पल पे। यहाँ पर इनपुट लिखा हुआ है ये और आपसे पूछा गया है अंतिम से पहले वाला चरण कौन सा है, यानी लास्ट स्टेप निकालना है, उससे पहले वाला स्टेप जो है वो पूछा गया है कौन सा है। तो आपके पास कौन है? एस। सबसे बड़ी संख्या सब में देख रहा हूँ 81 है, दूर है तो कटेगी। और छोटा अल्फाबेट सब में अगर देख रहे हैं तो एफ है। बड़ी संख्या सब में बचे हुए में इन सब में 51 है, 3 नंबर। छोटा अल्फाबेट अगर मैं बात करता हूँ तो जी है, 4 नंबर। बड़ी संख्या जो है वो 46 है, 5 नंबर। और छोटा अल्फाबेट एन 6 नंबर। बड़ी संख्या 36 ही है अब, 7 नंबर। आखिरी वाले को अक्षर संख्या जो भी बचे मैंने कहा था खाली छोड़ना है आपको। तो यहाँ पर अंतिम से पहले वाला चरण कौन सा है? तो यहाँ पर अंतिम चरण अगर पूछता तो मेरा आंसर आता 7th जो है वो अंतिम चरण है। अंतिम से पहले वाला चरण पूछा है तो 6 चरण जो है वो अंतिम से पहला होगा, यानी 3 नंबर का ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे थर्ड नंबर के एग्जाम्पल पे। ये इनपुट दिया हुआ है कौन सा अंतिम चरण होगा, लास्ट स्टेप आपसे पूछ रहा है। ये आपके पास है, सबसे बड़ी संख्या सब में 86 है। एक छोटा अल्फाबेट अगर मैं बात करता हूँ तो एच ई है, ये कटेगा तो सही, पर पुराना नंबर डैश करके देना है, ये टी। और बड़ा नंबर जो है 44 है, नंबर आएगा बेटा 2 क्योंकि दूर है। छोटा अल्फाबेट अगर बात करें तो ओ, नंबर 3। बड़ी संख्या सब में 39, 4। छोटा नंबर अगर मैं देख रहा हूँ तो आर और टी में से आर ही होगा, यानी 5। ठीक है, बड़ी संख्या जो है इसका नंबर है 6। तो यहाँ पर 6 चरण तक पहुँच गई गाड़ी। तो अंतिम चरण कौन सा है? छठा चरण अंतिम चरण है, इनमें से कोई नहीं।
अगर ऑप्शन में आपका आंसर मौजूद नहीं होता है तो नन ऑफ दीज जो है वो उसका आंसर कहलाता है। ठीक है, तो फाइनल जो आंसर है वो नन ऑफ दीज आएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है, इनपुट का सेकंड चरण दिया हुआ है, व्यवस्था को पूरा करने के लिए और कितने चरणों की आवश्यकता है, यानी 2 के बाद में कितने चरण और चाहिए ये आपसे पूछ रहा है। तो ठीक है, इनपुट आपके सामने है और सेकंड चरण ये आपके सामने सेकंड चरण है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। चरण सेकंड 76 asks 12 32 begin over join 42। अब यहाँ से मैंने कहा था जितने चरण स्टार्टिंग में दिखाई दे रहे हैं उसको काट के उतने ही नंबर लिख लेने होते हैं। तो 2 चरण दे रखे हैं, 2 काट के नंबर, ये बन गया पास। बड़ी संख्या छोटा अल्फ़ाबेट, बड़ी संख्या जो है वो 43 है, छोटा अल्फ़ाबेट सब में बी है, बड़ी संख्या 32 है, छोटा अल्फ़ाबेट जो है वो जे है, बड़ी संख्या 12 आएगी 6 डैश, ये बन गया पास और नंबर भी इसका आखिरी में खाली छोड़ना है। तो यहाँ पर मैं सेकंड स्टेप पे था और लास्ट स्टेप जो आ रहा है मेरा 6 आ रहा है। आपसे पूछ रहा है इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरण और चाहिए। तो देखो छठे पे तुम पहुँच रहे हो, 2 पे तुम थे, तो कितने और चाहिएंगे कि साहब 4 चरण और चाहिए। एक नंबर का जो ऑप्शन है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, ये इनपुट आउटपुट से 3 प्रश्न हो चुके हैं पेपर नंबर 4 के। अगला एग्जाम्पल ये है, दी गई प्रतीक श्रृंखला के संदर्भ में कौन सी बात सही है, बाएं से दाएं इसको देखना है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले एक विषम संख्या हो और ठीक बाद एक सम संख्या हो। प्रतीक से पहले विषम और बाद में सम, एक तो ये है प्रतीक से पहले विषम, प्रतीक से पहले विषम, प्रतीक से पहले विषम और बाद में सम, दूसरा ये है। इसके अलावा आप चेक करिए और कोई ऐसा है क्या इसमें, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। प्रतीक से पहले विषम संख्या, प्रतीक से पहले विषम नहीं है, प्रतीक से पहले विषम नहीं है, प्रतीक से पहले विषम नहीं है, विषम नहीं है, एक ये है हैश। प्रतीक से पहले विषम और सम, विषम नहीं है, विषम है। तो टोटल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि 3 प्रतीक ऐसे हैं जिनसे पहले एक ऑड नंबर है और बाद में जो है वो इवन नंबर है। फिलहाल अपना जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये 5वां था। छठवें पे आ जाते हैं। ये आपसे एनालॉजी का एग्जाम्पल है। जिस प्रकार से एच जे पी को के एम एस लिखा जाता है, ठीक है, जिस प्रकार सी डी ए से संबंधित है, ये किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। तो ठीक है, सॉल्व करके देख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो 8 और 3 11, 10 और 3 13, 16 और 3 15, 3 और 3 6, 4 और 3 7, ठीक है, और 1 और 3 4, यानी एफ जी डी, डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। 3 3 का अंतर था और उसी क्रम में जो है हमने ये सॉल्व किया। ये नंबर 6 नंबर का एग्जाम्पल था। अब ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है 7 नंबर का। इसमें सीरीज पता करनी है, सीरीज क्या है, क्रम क्या है, और उसके हिसाब से जो है वो आपको आंसर निकालने हैं। ठीक है, एक बार इसको कोशिश कर लेते हैं हम, क्या क्रम चल रहा है। यहां अगर मैं देखूं बच्चों तो बी से अगर डी की बात करता हूं तो जाहिर सी बात है +2 है। आर से पी की बात करूं तो -2 है, वापस से +2 है, फिर ये -2 हो गया, फिर ये +2 हो गया, फिर -2 और फिर +2। सीरीज बन रही है +2 -2। आंसर निकाल सकते हैं ना। +2 से जो है वो डी आएगा, फाइनल है ना। +2 -2 की सीरीज है, +2 से जो है वो डी आएगा, और -2 से अगर मैं बात करता हूँ बच्चों जे आएगा, +2 से क्यू आएगा, -2 से ए आएगा, और +2 की अगर मैं बात करता हूँ तो एम आएगा। ऑप्शन डी जे क्यू ए एम, डी जे क्यू ए एम, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो पूरी सीरीज इस तरीके से चल रही है, +2 -2 +2 और -2। कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल था 7 नंबर का। इसके बाद में आप
8 नंबर के एग्जाम्पल को देखें, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से ही एग्जाम्पल पूछा गया है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, ए का कोड है 1, एम का है 7, ई का है 3, आर का है 4, 6, 5, 1, इसका भी कोड दे रखा है। सी का कोड फिलहाल जो दे रखा था हमारे सामने वो 5 दे रखा था। ए का कोड था 1, एन का कोड यहाँ देख लो सेकंड नंबर पे 8 आ रहा है। ए का कोड 1 था, डी का कोड अगर मैं देख रहा हूँ थर्ड नंबर पे 9 आ रहा है, ए का कोड अभी आ रहा था 1। 51, 81, 51, 81, 91, 51, 81, 91 ऐसा बी ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है, तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। फिलहाल मैं कह सकता हूँ कोड के हिसाब से जो है इनको अरेंज किया और उसी क्रम में इसको आंसर लिया गया है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, आपसे ऑड वन आउट का एग्जाम्पल है, क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल है। 3 का ग्रुप बनेगा, एक वह पहचानना है जो ग्रुप से अलग है। क्या क्या लिखा है कि सर डेस्कटॉप कंप्यूटर लिखा है, मोबाइल फ़ोन लिखा है, आईपैड लिखा है और लैपटॉप लिखा है। तो देखो मोबाइल फ़ोन, आईपैड और लैपटॉप ये तीनों एक ही ग्रुप में आएंगे। इन सबसे जो अलग है वो क्या है, डेस्कटॉप पीसी, डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये जो है वो अलग है। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा ए ऑप्शन। ये पैसेज है, आप एक बार पैसेज को पढ़ लीजिएगा और फिर उसके बाद पैसेज को हम सॉल्व करेंगे। एक बार क्या लिखा है इसकी लैंग्वेज पढ़ लो और उसके बाद में फिर हम पैसेज को डिस्कस करते हैं। तो 10 से 12 का ये पूरा सेट था और फिलहाल इस सेट को जो है हम अभी सॉल्व करेंगे। एक बार अपने हिसाब से आप क्या लिखा है पैसेज में, किसके बारे में चर्चा की गई है, उसको आपको देखना है उस पॉइंट के हिसाब से। फिर 3 एग्जाम्पल जो है पटवार में पैसेज से पूछे जाते हैं, तो इन तीनों पे फिर हम चर्चा करेंगे और इनके जो है आंसर आपके सामने हम देंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप देख लीजिए 10 से 12 का सेट है और ये जो टेस्ट सीरीज हमने जो स्टार्ट की है मैथ रीजनिंग की, ये हमारी कोशिश यही है कि एग्ज़ाम तक आपकी ये प्रैक्टिस जो है हम पटवार के लिए बहुत अच्छी करा दें। और ये सारे के सारे जो टेस्ट पेपर हैं रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे भी आपको जो है प्रोवाइड होंगे। उस पे सारे पेपर आप कभी भी दे सकते हैं, कितनी बार भी दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो रहेंगी। और साथ के साथ कोर्स भी ऋषि सर रीजनिंग एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा पटवार का। चलिए क्या कह रहा है सुनो। यहाँ पर 10 से 12 किसकी बात हो रही है, किस टॉपिक पे बात हो रही है उसकी बात कर लेते हैं। हृदय वाहिनी संबंधी रोग इतने अधिक प्रचलित हो गए हैं कि वस्तुतः सभी व्यवसाय में ऐसे कर्मचारियों के होने की संभावना है जो इस रोग से पीड़ित हैं। ये हृदय रोगों की समस्या जो है वो बढ़ रही है। आपने देखा भी होगा कि भाई आजकल जो है इस तरह के एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिलते होंगे कि भाई हृदय रोगों से पीड़ित जो हैं कर्मचारी, उनकी संख्या जो है बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। आगे लिखा रहा है, जिन्हें यह रोग हो सकता है, शोध बताता है कि जिन लोगों को दिल का दौरा पड़ता है उनमें 50 से 80% अपने काम पर लौट आते हैं। मतलब जिनको हार्ट अटैक आता है उनमें से 50 से 80% का रेशियो ऐसा होता है जो अपने काम को यथावत वापस से करने शुरू कर देते हैं। पर वहीं वहीं 50 से और 20% ऐसे हैं जो वो काम पर वापस नहीं आ पाते हैं। जाहिर सी बात है हार्ट अटैक जब आता है तो उसके लिए हार्ड वर्क वाले काम जो है वो आप नहीं कर सकते। वजन उठाने वाले जैसे कुछ लोग काम करते हैं तो वो काम पर लौट नहीं सकते क्योंकि उससे वापस से संभावना रहती है। तो ऐसा बोल रहा है इसमें। हालांकि यदि वे पहले भारी शारीरिक श्रम करते रहे हों तो ऐसा संभव नहीं भी हो सकता। मतलब शारीरिक श्रम वाला काम जो करते हैं जैसे मजदूर होते हैं तो उनको अगर हार्ट अटैक आ जाता है तो वो वापस से वजन वगैरह जो है उठाने में वो ऐसा काम दोबारा नहीं कर सकते। ऐसे मामलों में जहां आवश्यक हो ऐसे कर्मचारियों को उचित रूप से नौकरी पर रखे रहकर हल्के कामों पर लगाया जा सकता है। इसका सॉल्यूशन भी बता रहा है कि अगर ऐसा हो जाता है कोई कर्मचारी जो है वो आपका कर्मचारी अगर उसको हार्ट अटैक आ गया है और वो श्रम वाला काम करता है, मतलब वजन उठाने वाला काम करता है, तो उसको ऐसा नहीं है कि आप उसको निकाल ही दें कंपनी से, नहीं, उसके लिए आप पेपर वर्क करवा लो, उससे ऑफिस का कोई काम करवा लो उसको, ऐसा कह रहा है। ठीक है, और ये होना भी चाहिए। आगे लिखा है, आवश्यक हो ऐसे कर्मचारी को उचित रूप से नौकरी पर रखे रहकर हल्के कामों में लगाया जा सकता है। इसी तरह से जिन कामों में शारीरिक कार्य ना भी हो तो भी अधिक दबाव तनाव वाले काम से बचना चाहिए। ये भी कह रहा है कि भाई अगर शारीरिक रोग नहीं भी है, मतलब उस तरीके से अगर हार्ट अटैक नहीं है, श्रम वाला काम भी नहीं करते हैं, तो जो नॉर्मल जो काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, उनको भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, और ये डॉक्टर भी बोलते हैं।
इस तरह के कारणों शारीरिक कर्म ना हो, अधिक दबाव तनाव से बचना चाहिए। हृदय रोग वाले कर्मचारियों की कार्य संबंधी भूमिकाओं के निहितार्थ के प्रति मानव संसाधन प्रबंधों को जागरूक रहना चाहिए। ये कहना मोटा मोटी यहाँ हमें ये बात समझ में आ रही है इसके अंदर कि सारी की सारी बात जो है हृदय से संबंधित रोगों के बारे में बात की गई है और उनसे जो ग्रसित है लोग उनके बारे में बात लिखी गई है। और ऐसा जो है वो बढ़ता जा रहा है, ऐसा कह रहा है कि भाई अब हार्ट अटैक वाली जो प्रॉब्लम है, हृदय वाली जो प्रॉब्लम है बढ़ती जा रही है। चलो ठीक है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है सुनो, इसी पर विचार करते हैं। जो कर्मचारी हृदय वाहिनी संबंधी रोग से पीड़ित होते हैं वे अधिकांशतः काम पर लौटने में असमर्थ होते हैं। अधिकांश असमर्थ होते हैं या समर्थ होते हैं? अधिकांश समर्थ होते हैं। अधिकांश जो है वो काम पर लौट आते हैं। यहाँ तो उल्टी बात लिखी है, अधिकांश लौटने में असमर्थ होते हैं, तो ये बात तो 100% गलत है। फिलहाल ऑप्शन ए निश्चित रूप से सत्य है, ये बात गलत है। संभवतः सत्य है, ये बात भी गलत है। दिए तथ्य काफी नहीं है, काफी हैं। निश्चित रूप से असत्य है। 4 नंबर का आंसर जो है इस पैसेज का बिल्कुल सही होगा इस निष्कर्ष से। नेक्स्ट 11 नंबर का निष्कर्ष क्या कह रहा है? हृदय वाहिनी संबंधी रोगों से पीड़ित कर्मचारी तनावपूर्ण स्थितियों को संभालने में असमर्थ होते हैं। तो देखो ये वाली बात जो है वो 100% सही तो नहीं है, पर कुछ परसेंट जो है वो सही है। क्योंकि बोला भी जाता है कि अगर हार्ट से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको तनाव ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। पर ये डिपेंड करता है कर्मचारी के ऊपर। जैसे किसी कर्मचारी को हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक होने के बाद में वो चुनौतियों को जो टेंशन डिपेंड करता है टेंशन पे, टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी है, ठीक है। तो और कुछ जो है वो टेंशन नहीं लेते हैं और उसको सरवाइव कर पाते हैं। जो बीमारी है उसके साथ में इलाज तो चल रहा है, दवाइयाँ भी चलती हैं, पर साथ के साथ टेंशन का ध्यान रखना पड़ता है इसके अंदर। तो ये वाली बात जो है वो 100% सही भी नहीं है और ये 100% गलत भी नहीं है। और आंकड़े बच्चों इसके पूरे, क्योंकि हृदय संबंधी समस्याओं के बारे में बात हो रही है, तो संभवतः सत्य है। मतलब 100% गलत भी नहीं है, 100% सही भी नहीं है। और जब भी ऐसी स्थिति में आओ और पैसेज से रिलेटेड ही कोई एग्जाम्पल दे रखा हो तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर आता है संभवतः सत्य है, यानी प्रोबेबली ट्रू ऑप्शन जो है सेकंड वो इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं 12 नंबर पे। 50 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारी हृदय वाहिनी संबंधी रोगों से पीड़ित हुए पाए जाते हैं। ऐसा कहीं भी कथन में लिखा है क्या? 50 वर्ष से अधिक आयु वालों को ही हृदय संबंधी रोग होगा। आजकल आपने देखा होगा कि हृदय संबंधी रोग जो है 40 ईयर में, 30 ईयर में, 20 ईयर में, 12 ईयर में भी हार्ट अटैक वाले जो है हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित वाले जो है पेशेंट जो है मिल जाते हैं। इसका कहीं भी पैसेज में ये जिक्र नहीं था कि 50 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों को जो है वो हार्ट अटैक होता है। आजकल किसी भी उम्र में जो है वो हार्ट अटैक हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपकी खान पीन पे, आप किस तरीके से अपने डाइट ले रहे हैं और आप वर्कआउट कितना कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। साथ ही साथ में डिपेंड करता है आपके टेंशन पे। टेंशन अगर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं फ़र्क जो है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि ये बात 100% सही नहीं है, 100% गलत नहीं है, संभवतः सत्य भी नहीं है। ऐसी स्थिति में जब जानकारी नहीं होती है पैसेज के अंदर तो करेक्ट आंसर आएगी जानकारी अधूरी है, दिए हुए तथ्य काफ़ी नहीं है, ठीक है। इसमें 50 वर्ष की कोई बात नहीं थी तो हम अपनी कोई राय जो है वो व्यक्त नहीं कर सकते। फिलहाल 3rd नंबर जो है सही आंसर है। पुस्तक बुक्स जो है वो रीडिंग के काम आती हैं, पढ़ने के काम आती हैं। तो उसी तरीके से कविता, कविता का क्या होता है? पुस्तक को हम पढ़ते हैं, कविता का हम पाठ करते हैं। कविता का क्या करते हैं? पाठ करते हैं। कविता के पाठ को बोलते हैं रिसेशन। कविता के जो पाठ का स्वसर पाठ, मुखबंदी, गायन, गायन तो होगा नहीं, शिक्षण भी नहीं होगा। इन दोनों में से करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो जिस तरीके से पुस्तक को पढ़ते हैं उसी तरीके से कविता का क्या करते हैं अपन? पाठ करते हैं। तो ये करेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन। अब ये डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो ये +4 है, यहाँ देखता हूँ तो +4 है, यहाँ मैं देख रहा हूँ तो बच्चों ये -4 है, यहाँ भी अगर -4 करूँ
तो 13m, m जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। इधर +4 का अंतर है, इधर बच्चों -4 का अंतर है। ये इसमें जो है क्रम बनेगा, सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आपके सामने ये सीरीज दी हुई है और इसमें आपको क्रम बताना है, क्या क्रम चल रहा है, किस तरह की सीरीज बनेगी इसमें, वो पता करेंगे हम। टोटल अक्षर कितने जरा देख लो आप, कि सर इसमें 3 अक्षर तो ये रहे, 3 ये रहे 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छींग 18। 18 में कौन कौन से नंबर का भाग जाता है? 2 का जाता है, 3 का जाता है, 6 पे जाता है, 9 पे जाता है। या तो पेयर बनेगा इसमें कितने का भैया, 2 का, 3 का, 6 का और 9 का। दो दो पे मैं टिक करता हूँ तो कोई क्रम मुझे दिख नहीं रहा है, 3 पे देख रहा हूँ तो भी मुझे क्रम नहीं दिख रहा है। जरा 6 पे चेक करो, 3 और 3 6, 6 पे अगर मैं टिक कर रहा हूँ तो 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6 से अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ आएगा ए, CAB और BAC, CAB BAC, CAB BAC, यानी ACBCB, ACBCB, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। इससे देखो, ये कंटिन्यूएशन सीरीज होती है, सतत श्रृंखला होती है। इसमें टोटल अक्षर गिनने पड़ते हैं कितने, और उसके बाद में उसमें पेयर बनाने पड़ते हैं और पेयर के हिसाब से आपको चेक करना पड़ता है कौन सा सही है। फिलहाल सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। आपके सामने एग्जाम्पल है, इसमें आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 2 का अगर मैं क्यूब करता हूँ तो कितना, 8 आता है। 1 का मैं क्यूब करता हूँ तो 1 आता है। 3 का मैं क्यूब करता हूँ तो 27 आता है। सभी का अगर मैं टोटल कर दूँ, सभी का जो मैं टोटल कर दूँ तो 9, 27 और 9 36 होते हैं। 27 और 9 जो है वो 36 होंगे। तो फिलहाल जो है 36 लिखाइए। 0 का क्यूब करूं 0 होगा, 4 का क्यूब 64 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, टोटल करें तो 91 होगा। सही आ रहा है आंसर। तो 4 का क्यूब कितना होता है कि सर 64 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है कि सर 8 होता है। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 12 और 1 13 और ये 73। कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है सर, 73 जो है वो इसका सही आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो देखो, पहले दूसरे तीसरे का क्यूब कर रहा है, क्यूब करके जोड़ के सबसे आखिरी वाले जो नंबर है वो आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल 16 नंबर का एग्जाम्पल था। अब बढ़ते हैं आगे। 17 नंबर का एग्जाम्पल क्या पूछा था वो एक बार देख लेते हैं। आपसे कह रहा है कि रेखा की घड़ी के अनुसार अभी 9:15 बज रहे हैं। रेखा की घड़ी में 9:15 बज रहे हैं। ठीक है, 12 6 3 9। 9:15 कैसे बजेंगे? देखो, ये तो सुई यहाँ और ये सुई यहाँ, ऐसे बजेंगे 9:15। पर 9:15 की बात कर रहा है तो मैंने उल्टा ले लिया। ये मिनट वाली सुई तो यहाँ आएगी और घंटे वाली सुई थोड़ी सी यहाँ आएगी। घड़ी में 9:15 बज रहे हैं और घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा की ओर इशारा करती है। ठीक है भाई, दिशा भी बदल लेते हैं। ये वेस्ट पश्चिम, घंटे वाली सुई वेस्ट पश्चिम की ओर इशारा करती है। सामने ईस्ट पूरब होगा और नॉर्थ के क्लॉकवाइज हमेशा ईस्ट होता है, ये नॉर्थ और ये साउथ। 75 मिनट के बाद मिनट वाली सुई कहाँ पहुँचेगी? अब सबसे पहले अगर आप बात करें तो ये आपके मिनट की बात करें, 75 मिनट की बात कर रहा है तो 60 मिनट में तो पूरा चक्कर पूरा करेगी ये मिनट वाली सुई। और 75 के लिए 15 मिनट और जाएगी। 15 मिनट का मतलब ऐसे 5 10 और 15 मिनट। भाई पहले 60 मिनट में चक्कर पूरा कर लिया, 15 मिनट में और जाएगी। तो ये डायरेक्शन कौन सी है? साउथ दक्षिण। इसका जो करेक्ट आना चाहिए वो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आना चाहिए। वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। तो ये करेक्ट आंसर है इसका फिलहाल सी ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जांपल है, 7 व्यक्ति हैं एक सीढ़ी पर, एक के ऊपर एक बैठे हैं। जरूरी नहीं है इसी क्रम में बैठे हों। ओ और आर के बीच में 4 व्यक्ति बैठेंगे। ओ और आर के बीच में 4 बैठेंगे। ठीक है, आगे लिखा है एम एन और एम के बीच में 2 व्यक्ति बैठेंगे। ठीक है, और एम क्यू के ठीक ऊपर की तरफ बैठेगा। एम क्यू के ठीक ऊपर बैठता है, एम क्यू के ठीक ऊपर बैठना चाहिए, शर्त है। ठीक है, ओ एम के नीचे बैठा है
ओ एम के नीचे बैठा है, ओ जो है नीचे की तरफ आएगा, इस लाइन को अंडरलाइन कर देता हूँ, बाद में ले लेंगे। एन एम के ऊपर बैठना चाहिए, एन एम के ऊपर ही बैठा है। पी और एस के बीच में कितने व्यक्ति है, चलो ठीक है अरेंज करते हैं। 7 व्यक्ति थे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये शर्त थी एक तो आपके सामने, है ना, और साथ के साथ ओ एम के नीचे बैठा है, ओ जो है वो एम के नीचे बैठा है, तो जाहिर सी बात है ओ एम के नीचे की तरफ बैठा है, तो शुरुआत इनकी जो करते हैं अपन एन से ही कर लेते हैं, ठीक है। एक बार मैं अरेंज कर रहा हूँ, हो सकता है गलत हो, फिर बाद में आप नोट करना। एम और एम के बीच में ये आ गए, ओ और आर के बीच में कितने हैं, 4 हैं। ओ और आर के बीच में 4 हैं, 1 2 3 4, और ओ जो है वो एम के नीचे की तरफ होना चाहिए, तो यहाँ आर 1 2 3 4, यहाँ पे ओ, सही है। एम क्यू के तुरंत ऊपर होना चाहिए, एम क्यू के तुरंत ऊपर होना चाहिए। अब बचे कौन कौन है मेरे सामने, कि सर इसमें जो पी और एस ही बचे हैं, और इनके बारे में पूछ रहा है। अब पी और एस की स्थिति क्लियर नहीं है, आप चाहें तो देख लीजिए, पी और एस की स्थिति क्लियर नहीं है। ये पी और एस जो है वो कहीं भी हो सकते हैं। फिलहाल पूछा भी यही था कि पी और एस के बीच में कितने बैठेंगे, तो पी और एस की अगर ये स्थिति मानते हैं तो इनके बीच में कितने लोग बैठेंगे, 2 लोग बैठेंगे। फिलहाल आंसर जो सही आना चाहिए वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। पजल टेस्ट में मान लो या अरेंजमेंट में मान लो, दोनों में ही इस तरह के प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। फिलहाल 18 का जो आंसर है वो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है भाई। 18 एग्जाम्पल हो चुके हैं बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं हम। 19 पे लड़कियों की पंक्ति में फातिमा का एक छोर से 15वां स्थान है, मैं पंक्ति बना दी है और यहाँ से ले लिया बच्चों फातिमा, फातिमा का 15वां स्थान है, और दूसरे छोर से 9वें स्थान पर है फातिमा, ठीक है साहब। पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात करिए। कुल संख्या निकालने के लिए दोनों तरफ के स्थानों को जोड़ के -1 करना पड़ता है, तो 24 आ रहा है टोटल, -1 किया 23, यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आएगा। 19 का जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा। अब बढ़ते हैं आगे, अगला एग्जाम्पल 20 नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है, लद्दाख, जास्कर, कारकोरम, पीर पंजाल, ये जो चोटी हैं भारत की, उन चोटियों के हिसाब से इनको अरेंज करना है। सबसे ऊपरी परत जो है वो कौन सी है, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे पहले जो इनमें आएगा कारकोरम आएगा, कराकोरम, सबसे पहले जो लेयर आएगी कराकोरम की आएगी। कराकोरम के बाद में फिर आएगा लद्दाख, हाइट की बात कर रहा है ये, ठीक है, लद्दाख। और इसके बाद में अगर बात करूं फिर आएगा बच्चों जास्कर, और सबसे आखिरी में आएगा पीर पंजाल, पीर पंजाल, ये क्रम है। अब इसका मतलब कारकोरम 1, लद्दाख 2, जास्कर 3, पीर पंजाल 4, इनका क्रम कैसे लिख सकते हो कि सर 3 1 2 4, 3 1 2 4, यानी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। हाइट के हिसाब से इनको अरेंज किया गया है, ठीक है। कभी कभी जीके से रिलेटेड एग्जाम्पल भी जो है वो एग्जाम में पूछ लेता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये भी पूछा गया है 2 बार एग्जाम में जो है वो दिखाई दिया है अब तक। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल है, यदि दक्षिण पूर्व दिशा 2 स्थान आगे बढ़कर उत्तर पूर्व दिशा हो जाए तथा उत्तर पश्चिम दिशा 2 स्थान आगे बढ़ के दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाए, और पश्चिम दिशा क्या होगी यह मानते हुए कि सभी दिशाएं इसी प्रकार गति करती हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ओरिजिनल डायरेक्शन देख लेते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है। आपसे कह रहा है कि दक्षिण पूर्व दिशा 2 स्थान बढ़ जाती है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व पहले कहाँ है, यो देखो ये 2 स्थान बढ़ा दो इसको, 2 स्थान कैसे, 2 स्थान बढ़ाकर उत्तर पूर्व हो जाती है, 2 स्थान बढ़ाकर उत्तर पूर्व हो जाती है, तो ये तो थी, एक तो ये स्थान और ये दूसरा स्थान, 2 स्थान बढ़ाकर यहाँ शिफ्ट हो गई ये डायरेक्शन, ठीक है साहब, मान लिया।
अब आगे कह रहा है कि उत्तर पश्चिम दो स्थान बढ़ाकर, उत्तर पश्चिम दो स्थान बढ़ाकर, इससे को छोड़ दो, एक दो, दो स्थान बढ़ाकर दक्षिण, अ, उत्तर पश्चिम दो स्थान बढ़ाकर दक्षिण पश्चिम हो जाती है। तो पश्चिम दिशा क्या होगी? पश्चिम को भी दो स्थान बढ़ा दो आगे, जाहिर सी बात है। पश्चिम को जब दो स्थान आगे बढ़ाओगे तो एक तो ये दो स्थान बढ़ाओगे तो ये पश्चिम जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो पश्चिम के लिए सही डायरेक्शन जो होगी वो साउथ होगी। तो करेक्ट आंसर जो आएगा इसका साउथ आएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा, जैसे कह रहा था वैसे घुमा दो, आंसर जो है इसका आसान था। अब बढ़ते हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये सीरीज दी हुई है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक अन्य संख्या है? प्रतीक से पहले संख्या बाद में संख्या, प्रतीक से पहले संख्या बाद में संख्या, प्रतीक के पहले संख्या बाद में संख्या, प्रतीक के पहले संख्या बाद में संख्या, प्रतीक के पहले संख्या बाद में संख्या। ऐसी कितनी संख्याएं हैं? एक कितने प्रतीक हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच और एक, छह। देख लेते हैं एक बार फिर से। प्रत्येक के पहले एक संख्या है, ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक है। ओके, बाद में प्रतीक होना चाहिए, तो मैंने गलत ले लिया, दोबारा से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतीक से पहले संख्या और बाद में प्रतीक, प्रतीक के पहले संख्या और बाद में प्रतीक, प्रतीक के पहले संख्या बाद में प्रतीक, प्रतीक के पहले संख्या, प्रतीक के पहले संख्या और बाद में प्रतीक, प्रतीक के पहले संख्या और बाद में प्रतीक, प्रतीक के पहले संख्या और बाद में प्रतीक। ऐसे कितने आ रहे हैं कि सर इसमें जो है ऐसे तीन आ रहे हैं। तो यहाँ देखो, प्रतीक से पहले संख्या बाद में प्रतीक, प्रतीक के पहले संख्या बाद में प्रतीक, दो है ना। और तीसरा जो है अपन ने जो लिया, कौन सा नहीं लिया है देख लेते हैं एक बार, दो ही है या तीन है। प्रतीक से पहले संख्या बाद में प्रतीक, प्रतीक से पहले संख्या, प्रतीक से पहले संख्या, प्रतीक से पहले संख्या, प्रतीक से पहले संख्या, प्रतीक से पहले संख्या बाद में प्रतीक, प्रतीक से पहले, प्रतीक से पहले, प्रतीक से पहले, एक ही रहा, प्रतीक से पहले संख्या बाद में प्रतीक। फिलहाल तीन, तीन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं आगे। आपसे ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। अंडरलाइन खाली, इस पे अंडरलाइन, इसको खाली, अंडरलाइन खाली और इसको अंडरलाइन खाली। आपसे बैड का कोड पूछ रहा है। बैड जो है वो कौन से नंबर में दिखाई दे रहा है आपको? बैड जो है आखिरी में दिखाई दे रहा है। तो आखिरी लाइन को नहीं छोड़नी है मुझे, जाहिर सी बात है, चारों में से आखिरी की अगर बात करूं, जो मिट की बात करें, जो मिट एनओसी, तो जो है सेकंड पे दिख रहा है और ये लास्ट पे भी दिख रहा है। सेकंड और लास्ट में यू एंड मी लिखा हुआ है। एंड, एंड कॉमन आ गया, एंड को हटा दीजिएगा। ठीक है। अब इसके बाद में एनओसी और मिट फर्स्ट में नहीं है, एनओसी इसमें है और इसके सामने यू आर गुड, गुड जो है वो कॉमन आ गया, हटा दीजिए। तो उसके बाद में बैड का कोड आ गया मिट, MIT, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। 23 नंबर का पेपर था ये। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है 24 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है सुनो। आपसे कह रहा है PQRST और यू एक इमारत में 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल संख्या 1 है और सबसे ऊपर की संख्या जो है उसके ऊपर की 2 है। तो ठीक है, 1, 2, 3, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि तीन व्यक्ति R और Q मंजिल के बीच में रहते हैं। R और Q के बीच में तीन रहते हैं। P की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। T P की ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। T P की ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। U Q की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। तो यहाँ कौन सा था? ये T था। और U Q की ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, इसको लिख दिया मैंने। R S की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। R S की ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, ठीक है। और उसके बाद में R S की मंजिल के ठीक नीचे, ठीक है। और Q मंजिल संख्या 5 पर नहीं रहना चाहिए, Q 5 पर नहीं रहना चाहिए,
इसकी भी बात याद रखेंगे। और टी मंजिल संख्या 4 पर रहता है। लो भाई क्लियर हो गया, टी यहाँ आएगा, ठीक है, टी यहाँ आएगा। और उसके बाद में अब इनको मुझे अरेंज करना है। अरेंज कैसे कर सकते हैं अपन, ये लाइन से आ रहे हैं तो एक काम करते हैं, एस और आर को यहाँ लिखो, आर और क्यू के बीच में 3 लोग होने चाहिए, 1 2 3, यहाँ आएगा क्यू, और यू इसके जस्ट ऊपर है, और पी टी जो है वो पी के ऊपर है। लो भाई सारे के सारे अरेंज हो गए। मंजिल संख्या 6 पर कौन रहता है, 6 पर रहता है एस, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है, देख लीजिए 24। अब बढ़ते हैं आगे। आपसे पूछ रहा है 4 में से 3 दिए गए हैं, वह कौन सा है जो शामिल नहीं है। इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 9। 9 जो है वो कितने का स्क्वायर है कि सर 3 का स्क्वायर है, और कोई जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ग्रुप से अलग जो है माना जाएगा वो डी ऑप्शन आपके माना जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। आपसे इसमें सीरीज पूछ रहा है, सीरीज का अगला क्रम क्या है, अगला पद क्या होगा, वो आपसे पूछ रहा है। 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13 और 3 16 पी आएगा, फाइनल है। ये सब कट गए भाई, ऑप्शन डी आएगा। यहाँ से 3 8 और 3 11, 3 और 4 और 3 7, 7 पे क्यू, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा, 26 नंबर है ये, ठीक है। तो ये टोटल एग्जाम्पल 26 थे, ये सारे के सारे जो हैं वो अपने हो चुके हैं। और अब आज इतना ही, नेक्स्ट पेपर के साथ बहुत जल्दी अपन जो है वो क्लास लेके आएंगे आपके लिए। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।